Hello everyone, welcome to biology lecture. Myself Somnath Palichaya. Today we are going to start with our second part of the microbes in human welfare वाला chapter. ठीक है, क्लास 12th NCERT टेक्स्ट बुक. मैं पहले भी बताया था, अभी भी आपको यही बात कॉमनली कहूंगा. दिस चैप्टर इज कम्प्लीटली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यू कैन से लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने काफी इंपॉर्टेंट चीजों को डील कर लिया था. अभी ये जो चैप्टर है, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं विद रिस्पेक्ट टू द सीवेज ट्रीटमेंट. यहाँ पे हम लोगों को माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो किस तरीके से मदद करेंगे, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं. ठीक है. और ये जो एक्सप्लेनेशन है, मैंने डायरेक्ट एनसीईआरटी चूज किया यहाँ पे बताने के लिए, क्योंकि इसी पार्ट में से आप लोगों को स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आएंगे. कोई भी चीज इधर से उधर लाइक पूछी नहीं जाएगी, सीधा सीधा यहाँ से उठा के दे देंगे टेक्स्ट बुक से. ठीक है. तो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पढ़ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू दिस चैप्टर. ऐसे ही नहीं कि खाली ये चैप्टर है. वैसे तो आपको नॉर्मली एनसीईआरटी सारे चैप्टर्स के लिए पढ़ना जरूरी ही हो जाता है. आपका फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक. ठीक है. तो अभी ज्यादा बातें ना करते हुए बढ़ते हम लोग लेक्चर की तरफ. दैट इज द माइक्रोब्स इन द सीवेज ट्रीटमेंट. ओके. तो जैसे कि वी नो दैट लार्ज क्वांटिटीज ऑफ द वेस्ट वाटर्स आर जनरली एवरी डे आर जनरेटेड एक्चुअली एवरी डे. तो हर दिन हम लोग वेस्ट वाटर जनरेट करते ही है ना. तो मेजर कंपोनेंट ऑफ दिस वाटर इन द लाइक सी इन दिस वेस्ट वाटर इज द ह्यूमन एक्सक्रीटा. क्या क्या चीजें हमको देखने मिलेगी यहाँ पे, ये देखो. ओके. तो ह्यूमन एक्सक्रीटा इसमें देखने मिलेगा. दिस म्युनिसिपल वेस्ट वाटर इज एक्चुअली कॉल्ड एज अ सीवेज. ओके. नाउ इट कंटेन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर्स एंड द माइक्रोब्स. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट जो है इस पैराग्राफ में वो है, इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर होता है और साथ में माइक्रोब्स भी होते हैं. ठीक है. तो ये जो दो वर्ड हैं यहाँ पे, ऑर्गेनिक मैटर एंड माइक्रोब्स, इसी को लेके हम लोग को ये जो टॉपिक है उसको बहुत अच्छी तरीके से डील करना है. ठीक है. मेनी ऑफ विच आर पैथोजेनिक. हैव यू एवर वंडर वेयर दिस ह्यूज क्वांटिटी ऑफ द सीवेज और अर्बन वेस्ट वाटर इज डिस्पोज्ड ऑफ डेली. समझ में आ रही है बात. ये क्वेश्चन पूछ रहा है आप लोगों से कि आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया भी है क्या कि ये जो वेस्ट वाटर जो जनरेट हो रहा है वो कहाँ पे डिपॉजिट किया जाता है ना, कहाँ पे डंप किया जाता है. सो दिस कैनॉट बी डिस्चार्ज इनटू द नेचुरल वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स स्ट्रीम्स डायरेक्टली. यू कैन अंडरस्टैंड वाई. समझ में आ रही है बात. ये जो गंदा पानी हम लोगों के सोसाइटी से वगैरह जो डेवलप्ड हो रहा है, वो हम लोग उसको डायरेक्टली लाइक बोल सकते हो कि रिवर्स या फिर जो अच्छा वाटर बॉडी है हम लोग उसमें डायरेक्टली रिलीज नहीं ही कर सकते, क्योंकि एक्वेटिक में भी तो लाइफस्टाइल होती है ना. वहां पे भी तो इकोसिस्टम होता है, एक्वेटिक इकोसिस्टम, वो डिस्टर्ब नहीं हो जाएगा, वहां पे इम्बैलेंस आ जाएगा. समझ में आ रही है बात. और हम लोग भी तो वाटर बॉडी से ही कनेक्टेड है. तो हमारे जैसे कि देखो वाटर बॉडीज में इम्बैलेंस आने लगेगा, एक्वेटिक इकोसिस्टम में इम्बैलेंस आने लगेगा, तो वो कहीं ना कहीं हम लोगों को भी इम्पैक्ट करने वाला है. ठीक है. नाउ सी, यहाँ पे पूछा है व्हाई, तो इसका आंसर मैंने कर दिया है. बिफोर डिस्पोजल हैंस द सीवेज इज ट्रीटेड इन द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जिसको एसटीपी कहते हैं. यहाँ पे फुल फॉर्म याद रखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स कहते हैं हम लोग इनको. ओके. टू मेक इट लेस पोल्यूटिंग, treatment of the wastewater is done by the heterotrophic microbes नेचुरली प्रेजेंट इन द सीवेज. यहाँ पे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है. हेटेरोट्रॉपिक माइक्रोब्स होते हैं जो कि सीवेज के अंदर प्रेजेंट होते हैं. ओके. दिस ट्रीटमेंट इज कैरिड आउट इन द टू वेज. तो यहाँ पे अभी हम लोग जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट को कैसे प्यूरिफाई किया जाएगा, ऐसे गंदे पानी को इतना क्लियर किया जाता है, एक्चुअली इतना फिल्टर किया जाता है कि वो कम से कम हमारा जो पीने का पानी है ना, एग्जैक्टली उसी के जैसे दिखता है, इतना फिल्टर आउट करते हैं. समझ में आ रही है बात. एक टाइम ऐसा भी आने वाला है कि यही वाटर फिर सप्लाई होने वाला है ड्रिंकिंग के लिए, अगर हम लोगों ने अपनी हैबिटेट को या फिर ये जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को अगर ठीक तरीके से यूटिलाइज नहीं किया, तो फाइनली वी आर ऑल्सो गोइंग टू सफर, है ना. तो इसलिए ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जो है आप लोग अभी एनसीईआरटी से पढ़ना चालू कर चुके हो, अंडरस्टैंडिंग रखना चालू कर चुके हो. ठीक है. देखो नॉर्मली आप लोग तो मेडिकल के लिए पढ़ाई कर रहे हो, तो फिर आप लोगों के लिए क्वेश्चन मार्क तो ये भी आ जाता है कि व्हाई दिस ट्रीटमेंट एंड ऑल वी आर स्टडिंग ओवर हियर. क्योंकि मेडिकल में जाना मतलब ऐसा नहीं है कि आप लोग आपकी एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको ना समझो, खाली एनिमल्स को समझो, या फिर खाली उनसे उनके इंटरनल मॉर्फोलॉजी या फिर ये सारी जो बातें एनाटॉमी एंड द मॉर्फोलॉजिकल पार्ट है, खाली उतना ही पढ़ के आप लोग थोड़ी ना डॉक्टर बन जाओगे. डॉक्टर मतलब क्या, एक ओवरऑल नॉलेज रखना. समझ में आ रही है बात. एक ओवरऑल सारी बातों को ध्यान में रखना अपना भी एक कर्तव्य बनता है, जो कि सोसाइटी को सोसाइटी के रिस्पेक्ट में, हमारे नेचर के रिस्पेक्ट में, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है. यही सारी बातें, ये सारी बातें सीख के ही हम लोगों को समझ में आ जाएगी. ठीक है. इसलिए ये सारे
टॉपिक्स एब्सोल्युटली प्रायोरिटी पे आ जाते हैं। ओके, सो सबसे पहला जो 2 स्टेप्स आपको यहाँ पे सीखने हैं वो है प्राइमरी ट्रीटमेंट में आता है। सी, दिस ट्रीटमेंट स्टेप्स बेसिकली इन्वॉल्व्स अ फिजिकल रिमूवल ऑफ द पार्टिकल। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म फिजिकल रिमूवल? मतलब खुद से, अगर देखो जो भी पानी में चीजें फ्लोट होती है तो हम लोग उसको हाथ से रिमूव कर सकते हैं। मैं तुम लोग को ये नहीं बोल रहा हूँ कि सीधा सीधा तुम लोग हाथ डालो उसके अंदर और फिर साफ करो, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। दिस इज नॉट द मीन ओवर हियर। ओके, मीनिंग क्या है, जो भी चीजें ऊपर पानी में फ्लोट होती है उसको किसी मैकेनिकल या फिर किसी मशीन के द्वारा हम लोग जो भी निकाल सकते हैं वो निकालेंगे, सही बात है। तो ऐसी सारी चीजें क्या क्या हो सकती है अभी आप लोग देखो। पार्टिकल्स लार्ज एंड स्मॉल फ्रॉम द सीवेज थ्रू द फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन टेक्निक्स। तो सबसे पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर कौन से 2 वर्ड्स आ गए? एक तो पहली बात आ गया फिल्ट्रेशन, दूसरा आ गया सेडिमेंटेशन। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस आप लोगों को डील करना है। दीज आर रिमूव्ड इन द स्टेजेस। अभी ये स्टेजेस क्या होते हैं देखो, इनिशियली फ्लोटिंग डेब्रिज जो कि पानी पे फ्लोट होते हैं, दीज आर रिमूव्ड, सब्सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन टेक्निक्स है। ओके, देन ग्रिट, दैट इज नथिंग बट सॉइल्स एंड स्मॉल पेबल्स, ये जो नीचे जाके सेटल्ड हो जाते हैं उनको सेडिमेंट के थ्रू निकाला जाता है, सेडिमेंटेशन के थ्रू निकाला जाता है। ओके, आई एम रिपीटिंग दिस स्टेटमेंट अगेन एंड अगेन क्योंकि ये इंपॉर्टेंस रखते हैं। ऑल सॉलिड दैट सेटल फ्रॉम द प्राइमरी स्लज। ओके, मतलब देखो जो भी सारी चीजें जो पानी के अंदर जाके सेटल्ड हो चुकी है नीचे, है ना, जो हेवी पार्टिकल्स रहते हैं उनको प्राइमरी स्लज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राइमरी स्लज। व्हाट आर दिस प्राइमरी स्लज कंसिस्ट ऑफ? द सॉलिड पार्टिकल्स व्हिच आर सेटल्ड डाउन। ओके, एंड द सुपरनेटेंट फॉर्म्स द एफ्लुएंट। व्हाट डू यू मीन बाय द सुपरनेटेंट? देखो जो भी है, देखो पानी और मट्टी का अगर मैं आप लोगों को सोल्यूशन देता हूं और उसको बोलता विगरसली शेक करो, तो फाइनली क्या होने वाला है, आप लोग उसको जब स्टैंड स्टिल रखोगे तो सॉइल पार्टिकल नीचे सेटल्ड हो जाएंगे। तो जितना भी चीज नीचे सेटल है दैट इज कॉल्ड एज अ प्रेसिपिटेट, और जो भी ऊपर है उसको हम लोग सुपरनेटेंट कहते हैं। केमिस्ट्री में तो आप लोगों ने ये सारी बातें पढ़ी रहेगी, राइट? मैंने भी आप लोगों को काफी सारी बातें क्लास में बताई है, तो वही सारी बातें को यहाँ पे कंसिडर करना है। जैसे कि देखो जो भी पानी ऊपर रह जाता है उसको सुपरनेटेंट फॉर्म में एफ्लुएंट कहा जाता है। ठीक है, this effluent from the primary settling tank is taken for the secondary treatment। तो जो भी ऊपर फ्लोटिंग सब्सटेंस, मतलब जो भी ऊपर एफ्लुएंट बचा है, ओके, जो कि लिक्विड फॉर्मेशन है, उसको निकाल के प्राइमरी टैंक से निकाल के उसको सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए भेजा जाएगा। ओके, जिसको कहा जाता है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है, आप लोगों को ध्यान देना बहुत जरूरी है। ओके, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आने वाले हैं इस पैराग्राफ से। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में अभी हो रहा क्या है? द प्राइमरी एफ्लुएंट इज पास्ड इनटू द लार्ज एरिएशन टैंक। मान लो ये यहाँ पे लार्ज एरिएशन टैंक बना देते हैं, इसके अंदर हम लोगों ने प्राइमरी एफ्लुएंट जो लाया था उसको यहाँ पे डिपॉजिट कर दिया। ठीक है, इसके अंदर डिपॉजिट कर दिया। ओके, अभी क्या बोल रहा है? वेर इट इज कॉन्स्टेंटली एजिटेटेड मैकेनिकली। व्हाट डू यू मीन बाय एजिटेटेड? इसको शेक किया जाता है कंटिन्यूअसली। क्या किया जाता है? इसको शेक किया जाता है। ओके, एजिटेटेड का मतलब ही वही होता है। ओके, मैकेनिकली, एंड एयर इज पंप्ड इनटू इट। अभी इसके साथ में क्या हो रहा है? एयर का भी सप्लाई हो रहा है। ठीक है, एयर भी सप्लाई किया जा रहा है अंदर। दिस अलाउज विगरस ग्रोथ ऑफ द यूजफुल एरोज माइक्रोब्स। देखो उसको कंटिन्यूअसली हिलाया जा रहा है एक तो, और उसके साथ में उसके अंदर एयर भी सप्लाई किया जा रहा है। इसके थ्रू क्या हो जाएगा, जो भी एरोबिक रेस्पिरेशन करने वाले माइक्रोब्स उसके अंदर प्रेजेंट रहेंगे वो लोग अपनी एक्टिविटी चालू करेंगे। ओके, मतलब क्या, उनका ग्रोथ चालू होने लगेगा। अभी वो लोग ग्रोथ कर रहे हो, दैट मीन्स उनको एक तो पहली बात तो ऑक्सीजन सप्लाई वगैरह सारी बातें मिल रही है, प्लस जो पानी है वो खाली पानी नहीं है, उसके अंदर कुछ ना कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड तो रहेगा ना, जिसको वो लोग डाइजेस्ट करना चालू करेंगे। समझ में आ रही है? डाइजेस्ट करेंगे, खाना खाएंगे, पेट भरेंगे, मस्त पे डिवाइड करेंगे, यही सारी एक्टिविटी होने वाली है। ठीक है, तो अभी यही सारी बातों को यहाँ पे डील करेंगे। देखो, दिस अलाउज द विगरस ग्रोथ ऑफ द यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स इनटू द फ्लॉक्स। फ्लॉक्स यानी क्या? मासेस ऑफ द बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद द फंगल फिलामेंट टू फॉर्म द मेस लाइक स्ट्रक्चर्स। तो ये सारी बातें तो होने वाली है, उनकी कॉलोनी वगैरह बनने वाली है जो कि मेस लाइक नेटवर्क बनेगा, जिसको हम लोग कहते हैं फ्लॉक्स। समझ में आई बात? वाइल ग्रोइंग, सी दिस माइक्रोब्स कंज्यूम्स द मेजर पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर। मैंने ऑलरेडी कहा था जो कि एफ्लुएंट यहाँ पे हम लोगों ने पास किया है उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर होगा, जिसके ऊपर एरोबिक रेस्पिरेशन सर्वाइव करेंगे और अपने आप को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, आफ्टर दिस see what is happening, this significantly reduce the BOD. What do you mean by the BOD? Biochemical oxygen demand. Okay, the full form is very important over here, biochemical oxygen demand। कभी कभी क्या हो जाता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ऐसे भी ऑप्शन में रखा रहता है, तो बच्चे लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज होने के कारण बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड आंसर करके आते हैं। एक्चुअली क्या है आपके सामने फुल फॉर्म, ये देखो ना, बायोलॉजिकल बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड आपके सामने रखा हुआ है वर्ड। ओके, नेक्स्ट, of the effluent, BOD refers to the amount of oxygen that would be consumed if all the organic matter of in 1 liter of water are
ऑक्सीडाइज बाय द बैक्टीरिया। देखो 1 लीटर के पानी में जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको कंप्लीटली डाइजेस्ट करने के लिए जितना अमाउंट में ऑक्सीजन लगेगा दैट इज कॉल्ड एज अ बायोलॉजिकल बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। सॉरी बाय मिस्टेकली मेरे मुंह से भी वही बातें निकल रही है। ओके सो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड हम लोग उसको कहते हैं। ठीक है, इतनी बातें समझ गए। नेक्स्ट, द बीओडी टेस्ट मेजर्स द रेट ऑफ अपटेक ऑफ द ऑक्सीजन बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन अ सैंपल ऑफ वाटर एंड दस इनडायरेक्टली बीओडी इज अ मेजर ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द वाटर। तो ये सारी बातें आप लोगों को सीधा सीधा याद रखना है। द ग्रेटर ऑफ द बीओडी ऑफ द वेस्ट वाटर मोर इट इज पॉल्यूटिंग पोटेंशियल। देखो ये क्या बोल रहा है, कितना ज्यादा आपका बीओडी है मतलब रिक्वायर्ड लगा, मतलब जितना ज्यादा ऑक्सीजन यूज किया गया मतलब पानी उतना ज्यादा गंदा था, मतलब उतना ज्यादा उसके अंदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस था, उतना ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने उसके ऊपर डाइजेशन करने वाली एक्टिविटी की, मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन वाली एक्टिविटी बढ़ी, एरोबिक वाली एक्टिविटी बढ़ी, दैट मींस ऑक्सीजन कंज्यूम हुआ, उतना ऑक्सीजन कंज्यूम हुआ, दैट मींस व्हाट बीओडी जो है वो इंक्रीज हुआ। सिंपल सी बात है, लॉजिक लगा लो अभी। ठीक है, नेक्स्ट, ये सारी बातें हम लोग फिर से जब एनवायरमेंटल बॉटनी पढ़ेंगे ना, मतलब सॉरी एनवायरमेंटल साइंस जब पढ़ोगे द लास्ट यूनिट ऑफ योर चैप्टर, वहां पे आपको विद रिस्पेक्ट टू द ग्राफ भी समझना है। ठीक है, नाउ सी वंस द बीओडी ऑफ द सीवेज और द वेस्ट वाटर इज रेड्यूस सिग्निफिकेंटली। अभी एक बार क्या हो गया, बीओडी रेड्यूस होने लगा, तब क्या हो जाएगा, द एफ्लुएंट उसको वहां से निकाल के सेटलिंग टैंक में भेजा जाता है, वेयर द बैक्टीरिया फ्लॉक्स जो होते हैं उनको सेटल करने देते हैं। मतलब क्या, जो भी एफ्लुएंट अभी डाइजेस्ट हो चुका है उसको निकाल के दूसरे सेटलिंग टैंक में ट्रांसफर किया जाता है, वहां पे उसको अलाउ करते हैं ताकि सारी चीजें सेटल्ड हो जाए। सेटल होने का मतलब क्या है, जो भी सारे कॉलोनीज वगैरह फॉर्म्ड हुए थे, नेटवर्क फॉर्म्ड हुए थे, वो सारे सेटल्ड हो जाएंगे। ठीक है, दिस सेडिमेंट इज कॉल्ड एज एक्टिवेटेड स्लज। इसके पीछे नाम भी कारण भी है व्हाई द टर्म हैज बीन यूज्ड एक्टिवेटेड स्लज ओवर हियर। द स्मॉल पार्ट ऑफ द एक्टिवेटेड स्लज इज पंप्ड बैक इनटू द एरिएशन टैंक एंड सर्व एज अ इनोक्यूलम। ओके, अभी उसमें से ही एक्टिवेटेड स्लज में से थोड़ा थोड़ा सब्सटेंस निकालेंगे, एरिएशन टैंक में डालेंगे। ठीक है, सॉरी, okay, sorry, the remaining major part of the sludge is pumped into the large tanks where actually the anaerobic sludge digester will be happening. अभी इसको ठीक से समझा देता हूँ। ठीक है, पहले देखो छोटा सा पार्ट निकाला उसमें से, एक्टिवेटेड स्लज में से, उसको एरिएशन टैंक में डाला। क्यों? क्योंकि उसमें जो भी कॉलोनीज रहेंगे अब ये फिर से बैक्टीरिया ग्रोथ करने के लिए मदद हो जाएगा। मतलब क्या, देखो जब आपको रात में दही बनाना होगा, दूध को फाड़ना पड़ेगा, मीन्स व्हाट, यू नीड टू ऐड सम अमाउंट ऑफ ऑलरेडी जो भी दही आप लोगों ने मार्केट से लाया वो उसका थोड़ा बहुत दही तो आपको दूध में डालना पड़ेगा ना। बात समझ में आ रही है? मीन्स यू नीड टू ऐड लैक्टोबैसिलस इनटू द मिल्क, तभी जाके वो लैक्टोबैसिलस वो पूरा मिल्क को डाइजेस्ट करेंगे और फिर उसका दही जमा देंगे। यही सिंपल सी बात है, दैट इज ओनली कॉल्ड एज इनोक्यूलम ओवर हियर। बात समझ में आई? और जो भी बाकी का पार्ट है उसको बड़े से टैंक में डाल के वहां पे एनारोबिक रेस्पिरेशन होने देंगे। और एनारोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या है, जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, वो लोग डायरेक्टली अभी जो भी चीजें फॉर्म्ड हुई थी उसको डाइजेस्ट करना चालू करेंगे। तो इन शॉर्ट एवरीथिंग इज गेटिंग डाइजेस्टेड बाय द टू प्रोसेस, वन इज कॉल्ड एज एरोबिकली एंड अदर इज कॉल्ड एज एनारोबिकली। बात समझ में आ रही है? हियर अदर काइंड्स ऑफ द बैक्टीरिया लाइक सी व्हिच ग्रो एनारोबिकली डाइजेस्ट द बैक्टीरिया एंड द फंगल इन द स्लज। तो जो भी बैक्टीरियल एंड द फंगल हाइफे जो वहां पे बने थे अभी उसको डाइजेस्ट किया जाएगा। ड्यूरिंग दिस डाइजेशन द बैक्टीरिया प्रोड्यूस अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, लाइक यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा, देखो क्या क्या मिक्सचर ऑफ गैसेस बन रहे हैं, जैसे कि मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी गैसेस का फॉर्मेशन होगा। दिस गैसेस इन शॉर्ट कॉल्ड एज अ बायोगैस एंड कैन बी यूज्ड फॉर द सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड इट इज इन्फ्लामेबल। ओके, सो ये सारी बातें आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गई। नेक्स्ट, द एफ्लुएंट फ्रॉम द सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट इज जनरली रिलीज इनटू द नेचुरल वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स स्ट्रीम्स एंड एरियल व्यू ऑफ सच प्लांट इज शोन इन द फिगर 10.7। तो ये रहा उसका एरियल फिगर जो कि आपके सामने दिया हुआ है। इसके लिए पहली बात, एक बात दिमाग में रख लो कि इसके लिए बहुत बड़ी जगह चाहिए होती है। ठीक है, ये प्लांट को बनाने के लिए, और फिर ये प्लांट का जो भी प्रोसीजर है इट्स अ लेंथी प्रोसीजर। ओके, टाइम टेकिंग लगता है, लेकिन इतनी गारंटी है कि पानी बहुत अच्छी तरीके से क्लीन किया जाएगा और उसके बाद उसको नेचुरल वाटर बॉडीज में रिलीज कर दिए जाते हैं जो कि लेस हार्मफुल होता है। बात समझ में आई? सो इससे क्या हो जाएगा, एक्वाटिक हैबिटेट को डिस्टर्बेंस नहीं होगी। फाइन, इतनी बातें समझने के बाद बढ़ते आगे, यू कैन अप्रिशिएट हाउ microbes play a major role in treating the millions of the gallons of waste water every day across the globe। ठीक है, तो माइक्रोब्स बहुत मदद कर रहे हैं। ओके, दिस मेथोडोलॉजी हैज बीन practiced for more than a century now in almost all parts of the world till date।
no man-made technology has been able to rival the microbial treatment of the sewage. मतलब ऐसी कोई भी अदर एक्टिविटी नहीं है जो कि इन एक्टिविटी माइक्रोब्स की एक्टिविटी को रिप्लेस कर पाए. ठीक है. You are aware that due to the increasing the urbanization, sewage is being produced in much larger quantity than ever before. ये तो सिंपल सी बात है ना. However, the number of the sewage treatment plants has not increased enough to treat such large quantities, so the untreated sewage is often discharged directly into the rivers, leading to their pollutions and increase in the waterborne diseases. Okay, तो फाइनली क्या आप लोगों को दिमाग में आ रहा है कि इतना ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ने के कारण ये जो वेस्ट है वो भी तो इंक्रीज हो रहा है. ओके तो कभी कभी जिन सिटीज में ये सारी बातें अवेलेबल नहीं होती, जहाँ पे ये पॉसिबल नहीं होता, ओके सीवेज वाटर ट्रीटमेंट, वहां से सीधा सीधा चीजों को डायरेक्टली नेचुरल वाटर बॉडीज में रिलीज किया जाता है, जिसके कारण डिसीजेस होने के चांसेस है, वाटर पोल्यूशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड द फॉरेस्ट हैज इनिशिएटेड द गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान. ओके ये सारी बातें तो आप लोगों ने पढ़ी होगी, सुनी होगी, है ना, फेमिलियर भी रहोगे, तो यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं बच्चा लोग, ध्यान रखना. ओके, फ्रॉम द पोल्यूशन अंडर दिस प्लांट्स इट इज प्रपोज टू बिल्ड ए लार्ज नंबर ऑफ द सीवेज प्लांट्स. ओके, that only treated the sewage may be discharged in the rivers, and then बाकी की सारी बातें एजुकेटिंग द एक्सपीरियंस एंड सी इन शॉर्ट क्या है, हमारे स्कूल कॉलेजेस के जो लेवल के जो यंगस्टर्स होते हैं, जो यूथ होता है, अगर उनको हम लोगों ने ठीक से एजुकेट किया, इनकी इंपॉर्टेंस बताई, तो तब जाके थोड़ा बहुत तो कंट्रोल आएगा ही आएगा. ओके, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगा. Coming to the next part, very interesting part again with respect to the microbes, that is called as the microbes in the production of biogas. Okay, तो अभी इसको डील कर लेते हैं. So let's proceed with the lecture. Biogas is a mixture of the gases. हम लोग ने अभी जस्ट देखा, कंटेनिंग द प्रीडोमिनेंटली मीथेन. ओके, प्रीडोमिनेंट मीथेन की सबसे ज्यादा अमाउंट देखने को मिलेगी, प्रोड्यूस बाय द माइक्रोबियल एक्टिविटी एंड विच मे बी यूज्ड एज अ फ्यूल. ओके, यू हैव लर्न दैट द माइक्रोब्स प्रोड्यूसेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ द गैसेस एंड प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग द growth and the metabolism. ये तो सबको पता है. Okay, the type of the gases produced depend upon the microbes and the organic substance they utilize. In this example, see cited in the relation to fermentation of the dough, then cheese making, then production of the beverage, the main gas produced was CO2. तो ये आप लोगों का हाउस होल्ड बोल सकते हो. ठीक है, जो चीज मेकिंग वगैरह जो प्रोसीजर होते हैं, बेवरेज बनाते हैं, उसके बाद हम लोग इडली डोसा वगैरह बनाते हैं, केक्स बनाते हैं, है ना, जहाँ पे CO2 का प्रोडक्शन आपको देखने मिलता ही है. ओके, however the certain bacteria which grow anaerobically on cellulosic materials produce a large amount of the methane along with the CO2 and H2. ओके, जो सेलुलोसिक मटेरियल होते हैं, जैसे कि प्लांट सेल को डाइजेस्ट करना, है ना, प्लांट सेल वॉल को डाइजेस्ट करना, ये सारे मटेरियल्स को डाइजेस्ट करना एनारोबिकली, वहां पे आप लोगों को CO2 के साथ साथ मीथेन के साथ साथ आपको CO2 एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज होते हुए भी मिलेगा. ओके, तो ये पैराग्राफ भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द गैसेस. ओके, द बैक्टीरिया आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज अ मिथेनोजेंस. तो ऐसे बैक्टीरिया को हम लोग नॉर्मली मिथेनोजेंस कहते हैं. वन सच कॉमन इज द सेम मिथेनोबैक्टीरियम. ओके, दिस इज very important example has mentioned over here. This bacteria are commonly found in the anaerobic sludge during the sewage water treatment. Okay, तो तभी आपको ये बैक्टीरिया मिलेंगे. This bacteria are also present in the rumen. Okay, in the rumen, a part of the stomach of the cattle. Okay, तो cattle के जो 4 पार्ट होते हैं स्टमक के, उनमें से एक पार्ट rumen भी होता है. ठीक है, a lot of cellulosic material present in the food of the cattle has also present in the rumens, क्योंकि in the rumen this bacteria helps in the breakdown of the cellulose. cellulose हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर सकते, हमारे एंसेस्टर डाइजेस्ट कर सकते थे, क्योंकि उनका तभी वो जो क्या कहते हैं अपेंडिक्स जो रहता था वो फंक्शनल होता था, लेकिन यहाँ पे ऐसी बात नहीं है. ठीक है, अभी हम लोग सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं कर सकते, सही बात है, वो सीधा बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा, लेकिन ये जो कैटल्स वगैरह होते हैं वो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास वो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, and play an important role in the nutrition of the cattle. Next, do you think the human being are able to digest the cellulose present in our food? नहीं, simple सी बात है. Does they excrete the dungs of the cattle, commonly called as a gobar, rich in these bacteria? Okay, तो ये जो गोबर वगैरह निकलता है, इनमें ये सारे बैक्टीरिया का बहुत ज्यादा अमाउंट देखने मिलता है. Dung can be used for the generation of biogas, commonly called as a gobar gas. Okay, तो ये आप लोगों ने लोअर क्लास में भी पढ़ा है. ओके, द बायोगैस प्लांट कंसिस्ट ऑफ द कंक्रीट टैंक, जैसे कि 10 से 15 फीट डीप उसको डाला जाता है ग्राउंड के अंदर, अंडरग्राउंड होता है, इन विच द बायो वेस्ट आर बीन कलेक्टेड एंड स्लरी ऑफ द डंग इज फेड. ओके, अ फ्लोटिंग कवर इज देयर विच इज प्लेस्ड ओवर द स्लरी, यू कैन सी इन द डायग्राम. जैसे कि ये डाइजेस्टर आप लोग देख रहे हो,
ओके, यही है वो टैंक जो सबसे अंडरग्राउंड होना चाहिए। यहाँ से देखो डंग एंड वाटर का इंटेक जो जा रहा है वो अंदर जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे पूरी चीजें डाइजेस्ट हो जाएगी, जो भी चीजें ऊपर कलेक्ट हो जाएगी उसको यहाँ से निकाल दिया जाएगा स्लज करके। दिस कैन बी यूज एज अ वेरी गुड फर्टिलाइजर। और यहाँ पे जो भी गैसेस कलेक्ट हो रही है दैट कैन बी टेकन आउट, जो कि पोल्यूशन लेस होती है। ओके, और यही एक्चुअली वो ढक्कन होता है जो कि फ्लोटिंग माना गया है यहाँ पे जो मेंशन किया है। फाइन, इतनी सिंपल सी बात है जो आप लोगों ने लोअर स्टैंडर्ड में भी देखा था, लेकिन अभी यहाँ पे समझो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। ओके, और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ओके, प्लेस्ड ओवर द स्लरी which keeps on rising as the gas produces in the tank due to the microbial activity। तो ये ऊपर 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 होते जाएगा, डिपेंड ऑन द how much amount of the gas has been produced। The biogas plant has an outlet which is connected to the pipe to supply the biogas to nearby houses। okay, ये तो आप लोग समझ गए with respect to this diagram, है ना। द स्पेंट स्लरी इज रिमूव्ड थ्रू द अनदर आउटलेट एंड मे बी used as a fertilizer। as I told you before, only the cattle dung is available in the large quantities in the rural areas where the cattle has been used varieties of the purposes। okay, so biogas plant are the more often built in the rural areas, जहाँ पे जगह आपको ज्यादा देखने मिलेगी, क्योंकि ये सारे वेस्ट वाटर वेस्ट जो हम लोग यहाँ पे डिपॉजिट कर रहे हैं, ये सारी जगह हमको रूरल एरिया में हाई कॉन्सेंट्रेशन में मिल जाएगी, ठीक है, मतलब हाई अमाउंट में मिल जाएंगी, जो कि गैसेस वगैरह जो प्रोड्यूस होती है यहाँ से वो कुकिंग एंड लाइटनिंग के लिए यूज की जा सकती है। ओके, द पिक्चर ऑफ द बायोगैस प्लांट इज ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू। नेक्स्ट, द टेक्नोलॉजी ऑफ द बायोगैस प्रोडक्शन वाज डेवलप्ड इन इंडिया मेनली ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI। ओके, तो ये यहाँ पे नाम याद रखना बहुत जरूरी है। सी, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड द खाड़ी and the किधर गया, and the Khadi and the Village Industry Commission KVIC। okay, if your school is situated in the villages or near a village, it would be very interesting to inquire। मतलब सिंपल सी बात है, देखो यहाँ पे ये सारी एक्टिविटी बायोगैस वगैरह हमको सिटीज में तो देखने बहुत रेयरली मिलेगा। सो बेसिकली अगर आप लोग गाँव में, ये ऐसे गाँव में रहते हैं जहाँ पे ये सारी एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है, तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ, अपने स्कूल टीचर्स के साथ यहाँ पे जा सकते हो और वहाँ के प्रोसेस को अंडरस्टैंड करके ले सकते हो, ठीक है। So that is what the mean over here। okay, very very important paragraph was there। next we are entering into the very new topic that is called as the microbes as a biocontrol agents। okay, so biocontrol referred to as a use of the biological methods for controlling the plant diseases and the pest। very important paragraph है, यहाँ से questions बनते हैं। okay, in modern society these problems have been tackled increasingly by use of the chemicals, by the use of the insecticide and the pesticide। These chemicals are toxic, extremely harmful, and the human beings and animals alike, and have been polluting our environment, soil, ground, fruit, मतलब waters and all, then fruits, vegetable, croplands and all। देखो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड ये जो है इनके साइड इफेक्ट्स भी देखने मिलते हैं। ये उन पेड़ों को भी मारते हैं जो कि अनवांटेड होते हैं, और वांटेड वाले भी पेड़ों के ऊपर असर दिखाते हैं। समझ में आई बात, और हमको ऐसे पेस्टिसाइड का यूज करने का कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है। इसके अलावा हमारी जो सॉइल की क्वालिटी होती है वो भी खराब हो जाती है, एज यू हैड स्टडीड हियर। ओके, बायो कंट्रोल ऑफ द पेस्ट एंड डिसीजेस, ये जो पैराग्राफ है यहाँ से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं बच्चा लोग, ये बोनस वाला एरिया चालू होने वाला है आपके लिए, ठीक है। पेज नंबर 186 187 बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ आने वाला है, हम लोगों को कुछ सारी जो बातें यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी के रिस्पेक्ट में भी पढ़नी है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। Biological control of the pests and diseases in agriculture, there is a method of controlling pests that relies on the natural predation rather than the introduced chemicals। okay, a key belief of the organic farmer is that the biodiversity further helps, the more variety of the landscape has, the more sustainable it is। The organic farmer therefore work to create a system where the insects that are sometimes called as a pest are not eradicated, but instead are kept in a manageable levels by the complex system of the check and balances within a living and the vibrant ecosystem। okay, तो ये सारी बातें तो जनरल बातें हैं। लेट्स गो अहेड विद द, जहाँ से क्वेश्चंस आएंगे वो एरिया को मैं टारगेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो चलो हम लोग अभी घुस जाते हैं एक बड़े से पैराग्राफ में, जहां से आप लोगों के स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आएंगे, जैसे कि ये रहा स्क्रीन पे पैराग्राफ। ओके,
अ वेरी फेमिलियर बीटल विद द रेड एंड द ब्लैक मार्किंग्स। देखो क्या है, बीटल बोला गया है विद द रेड एंड ब्लैक मार्किंग्स, ये आप लोगों ने देखा है, जिसको हम लोग लेडी बर्ड कहते हैं। एंड द ड्रैगन फ्लाइज आर यूजफुल टू गेट रीड ऑफ द एफिड्स एंड द मॉस्किटोस। तो ठीक है, एफिड्स एंड मॉस्किटोस से बचने के लिए लेडी बग और एंड ड्रैगन फ्लाइज आर एक्सट्रीमली प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल। ओके, नेक्स्ट, an example of microbial biocontrol agent that can be introduced in order to control butterfly caterpillars in the bacteria like Bacillus thuringiensis, bt cotton, जिसको हम लोग एक्चुअली bt कहते हैं। bt स्टैंड फॉर द बैक्टीरिया कॉल्ड एज Bacillus thuringiensis। ठीक है, ये जो होते हैं कैटरपिलर्स एंड ऑल, ये हमारा जो कॉटन प्लांट है उसके ऊपर बहुत ज्यादा ग्रो कर जाते हैं और कॉटन का जो यील्ड प्रोडक्शन वगैरह होता है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए बायोटेक्नोलॉजी के मदद से हम लोगों ने अभी Bacillus thuringiensis को यूज किया है, जिसके कारण अभी हम लोगों ने एक अच्छी वैरायटी कॉटन की डेवलप कर ली है, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं बीटी कॉटन। ओके, सो देयर आर मेनी क्रॉप हैज बीन डेवलप विद रिस्पेक्ट टू दिस। बीटी सोयाबीन है, बीटी ब्रिंजॉल है, बीटी टोमेटो है, ऐसे सारे प्लांट्स हैं जो हम लोगों ने ग्रो किए हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस बैसिलस thuringiensis। ओके, ऐसा क्या है इस बैक्टीरिया के पास? इस बैक्टीरिया के पास एक ऐसा प्रोटीन है जो कि लाइक अल्कलाइन, देखो जो प्लांट का जो बेसिक पीएच होता है उस पर कुछ काम नहीं करता है, एक्टिंग नहीं करता है, लेकिन जैसे ये जो एसिडिक पीएच मिलता है ऐसे प्रोटीन को, सी द प्रोटीन विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द बैसिलस बैक्टीरिया, दैट प्रोटीन इज एक्चुअली कॉल्ड एज अ क्रिस्टल प्रोटीन, क्राई प्रोटीन जिसको कहते हैं, वो एसिडिक पीएच के कांटेक्ट में आके पॉइजनस हो जाता है। इसलिए ये प्लांट को इफेक्ट नहीं करता है, क्योंकि प्लांट का जो पीएच होता है वो बेसिक होता है। ठीक है, लेकिन जब कोई भी इंसेक्ट वगैरह जब ऐसे प्लांट को खाने की कोशिश करता है, तो वो जब उसके बॉडी में एंटर कर जाता है तभी क्या हो जाता है, वो एसिडिक मीडियम जो उसके गट में होता है उसके कांटेक्ट में आने के कारण पॉइजन में कन्वर्ट हो जाता है सच प्रोटीन्स। समझ में आई बात? मतलब एक बैक्टीरिया का प्रोटीन बनाने का जो कैपेबिलिटी है, वो प्रोटीन बनाने का कैपेबिलिटी मैंने अभी प्लांट को दे दिया है। समझ में आई बात? तो प्लांट क्या हो गया, जेनेटिकली अपडेटेड हो गया। समझ में आई बात? अब ये जो जेनेटिकली अपडेटेड प्लांट के ऊपर अगर कोई कैटरपिलर वगैरह फीड होने आता है, तो वो जो भी फीड किया, जितना भी खा लिया, वो उसके गट में चले जाएगा, इंसेक्ट के गट में जाके क्या हो जाएगा, दैट क्रिस्टल प्रोटीन विल गेटिंग एक्टिवेटेड, मतलब टॉक्सिक में कन्वर्ट हो जाएगा और ऐसे करके उस कैटरपिलर को मार देगा। ओके, लार्वा ऑफ द कैटरपिलर विल बी किल्ड। ये टेंशन लेने की बात नहीं है, ये सारी प्रोसीजर हम लोग पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी में और अच्छी तरीके से विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स ऑल्सो। ओके, सो फिलहाल के लिए बढ़ते हैं आगे। पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। See, controlled by the butterfly caterpillars in the bacteria Bacillus thuringiensis, often written as BT. These are available in in sachet as dried spores, which are mixed with the water and spread onto vulnerable plants such as brassicas and the fruit trees. तो ऐसे प्लांट के ऊपर हम लोग उनको नॉर्मली स्प्रे कर देते हैं। ओके, where these are eaten by the insect larva. Okay, in the gut of the larva the toxin is released and the larvae get killed. बात समझ में आई? The bacterial diseases will kill the caterpillars but leave other insect unharmed. मतलब क्या, जिनको मारना है उनको ही मारेगा, स्पेसिफिक हो गया है। ठीक है, बाकी सारे लोगों के लिए हार्मफुल नहीं है। ओके, बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द मेथड ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग इन द लास्ट डिकेड, और सो द साइंटिस्ट हैव इंट्रोड्यूस्ड Bacillus thuringiensis toxic gene into the plant. Such plants are resistant to the attack by the insect and the pest. Okay, BT is one such example which is being cultivated in some states of our country. You will learn more about this in the chapter number 12. Okay, that is in the biotechnology. तो बढ़ते आगे, a biological control being developed for use in the treatment of the plant diseases in the fungus called the trichoderma. Trichoderma species are free living fungi, okay, that are very commonly found in the root ecosystem, but see they are effective biocontrol agents of the several plant pathogens. तो एक फंगल स्पीशीज का नाम आ गया है ट्राइकोडर्मा, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। दूसरा जो है बक्यूलो वायरस करके है, इट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वन, सी ओके, ये भी बहुत अच्छी मदद करता है। बक्यूलो वायरस आर द पैथोजन दैट अटैक्स इंसेक्ट एंड अदर आर्थ्रोपॉड्स। बात समझ में आई? द मेजॉरिटी ऑफ द बक्यूलो वायरस आर यूज्ड एज अ बायोकंट्रोल एजेंट्स आर इन द जीन्स कॉल्ड द न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस। ओके, ये उनकी एक वैरायटी है बक्यूलो वायरसेस की। ठीक है, दिस वायरसेस आर एक्सीलेंट कैंडिडेट्स फॉर द स्पीसीज स्पेसिफिक नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन। मतलब स्पीसीज स्पेसिफिक है, ये भी ध्यान रखना, मतलब बाकी लोगों के लिए इफेक्टिव, लाइक बाकी लोगों के लिए बाकी के ऊपर इंपैक्ट नहीं करता, जैसे कि प्लांट के ऊपर, मैमल्स के ऊपर, बर्ड, फिश के ऊपर इंपैक्ट नहीं डालते, लेकिन वो लोग जो टारगेट, इवन द नॉन टारगेटेड इंसेक्ट आर, वो लोग भी बच जाते हैं। समझ में आया? जो टारगेटेड रहता है लेकिन उसकी वाट लग जाती है, इतना आपको समझ में रखना है। ठीक है, सो दिस इज स्पेशली डिजायरेबल व्हेन द बेनिफिशियल इंसेक्ट्स आर बीइंग कंजर्व्ड टू एड इन ओवरऑल इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट आईपीएम प्रोग्राम, और व्हेन एन इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया इज बीन ट्रीटेड। ओके, तो तभी ये सारी एक्टिविटी को यूज किया जाता है। इतना याद रखना है, बक्यूलो वायरस जो स्पीसीज स्पेसिफिक माना जाता है
उसके साइड इफेक्ट्स बाकी लोगों के ऊपर नहीं देखने मिलते हैं. ओके, सो इट इज वन ऑफ द वेरी गुड पेस्ट कंट्रोल मेथड यू कैन से. ओके, अभी इतना समझने के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको देख लेते हैं फटाफट. ओके, एंड द चैप्टर विल गेट ओवर. ज्यादा पेजेस तो अभी बचे नहीं है इसके, ठीक है. सो देखो और इजीली समझ लो. माइक्रोब्स विच एक्ट एज अ बायोफर्टिलाइजर्स. नाउ सी, with our present day lifestyles, environmental pollution is a major cause of concern. Okay, the use of the chemical fertilizers, the ever increasing demand of agriculture produce has contributed significantly to this pollution. ओके, ठीक है, ये सारी तो जनरल बातें हो गई. ऑफ कोर्स वी नो, वी हैव नाउ रियलाइज दैट there are problems associated with the overuse of the chemical fertilizers and there are a large pressure to switch to the organic farming. देखो सिंपल सी बात है, केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह जो हम लोग यूज कर रहे हैं इसके कारण है ना, अभी क्या हो गया है, हमारी सॉइल जो है वो खराब होने लगी है, यील्ड प्रोडक्शन गिरने लगी है, फार्मर टेंशन में आने लगे हैं. ठीक है, तो अभी लोग किसके पास घूमने लगे हैं, लोग उस सब्जी वाले को ज्यादा डिमांड देते हैं जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करके जो भी प्रोडक्शन निकाल के लेके आते हैं बेचने के लिए, उन्हीं के तरफ लोग घूम चुके हैं. आप लोग भी ज्यादा करके लाइक ऐसे चीजें खरीदते रहेंगे जो कि ऑर्गेनिक होगी. समझ में आ रही है बात, मतलब वहां पे किसी भी केमिकल पेस्टिसाइड्स का यूज किया नहीं रहेगा, डायरेक्टली स्ट्रेट टेकन फ्रॉम द फील्ड एंड इट हैज ब्रॉट टू यू ओके इनटू द मार्केट, और जहां से आप लोग खरीदी कर लेते हो. ठीक है, तो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है ना आज के डेट का लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है. ठीक है, द यूज ऑफ द बायो फर्टिलाइजर्स, तो यहाँ पे एक्चुअली बायो फर्टिलाइजर्स का यूज करके ही ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाती है. आप लोग खुद बायो फर्टिलाइजर्स घर में भी बना सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है कि हम लोगों को बाहर से ही लाने पड़ते हैं ऑर्गेनिक बायो फर्टिलाइजर्स एंड ऑल. आप लोग खुद के घर के जो हाउस होल्ड किचन वेस्ट वगैरह होता है उससे भी आप लोग फर्टिलाइजर्स वगैरह बना के आपके प्लांट्स में डाल के उनको भी लाइक प्रॉपर सनलाइट में रख के आप लोग खुद ये सारी ऑर्गेनिक फार्मिंग घर पे भी कर सकते हो, टेरिस गार्डनिंग कर सकते हो. ठीक है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेंड विच इज रनिंग नाउ ए डेज. ओके, so biofertilizers are the organism that enrich the nutrient quality of the soil. Okay, maintain रखता है soil की quality. The main sources of the bacteria biofertilizers are bacteria, fungi, cyanobacteria. Okay, you have studied about the nodules of the root, जैसे कि leguminous plant के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है. Okay, rhizobium है ना. This bacteria fix the atmospheric nitrogen into the organic forms which is used by the plants as a nutrient. Other bacteria can fix atmospheric nitrogen while free living in the soil. Such example has been given to you like Azospirillum and the Azobacter. आपको याद रखना है, thus enriching the nitrogen content into the soil. Other than the Rhizobium, there are the Azospirillum and the Azotobacter is also available जो कि freely nitrogens को soil में add करने में मदद करते हैं और soil की level को बढ़ाते हैं. Okay, so next. फंजाई आर ऑल्सो नोन एज फॉर्म ऑफ सिम्बायोटिक एसोसिएशन, जैसे कि माइक्रोराइजा आप लोगों ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ा था. ओके, मेनी मेंबर्स ऑफ द जीनस ग्लोमियस, ओके ग्लोमस, from mycorrhiza the fungal symbiote in this association absorbs the phosphorus from the soil and passes it to the plants. okay, तो mycorrhiza में आप लोग जो देख रहे हो जो फंगस होता है वो फॉस्फोरस अपटेट करने में मदद करता है. ठीक है, the plant having such associations shows other benefits also such as resistant to the root borne pathogens. okay, तो रूट पे अटैक करने वाले जो पैथोजेंस है उनसे बचा जा सकता है. टॉलरेंस ऑफ सैलिनिटी, मतलब सैलिनिटी एंड ड्रॉट वगैरह एरिया आएगी तो तभी भी बचा जा सकता है. एंड ओवरऑल इंक्रीज इन द प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट. Cyanobacteria are autotrophic microbes widely distributed in the aquatic and the terrestrial environment, many of which can fix the atmospheric nitrogen. जैसे कि Anabaena, Nostoc, okay, Oscillatoria are such example given to you. In paddy fields, cyanobacteria serves as an important biofertilizers. ये आपके लिए important question है. Okay, blue-green algae also add organic matter to the soil and increase its fertility. Currently, in our country, a number of biofertilizers are available commercially in the marketed, and the farmers use these regularly in their fields to replenish soil nutrients and reduce the dependence on the chemical fertilizers. Okay, तो अभी के डेट पे लोग क्या है ना थोड़ा जागरूक हो चुके हैं और ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ ज्यादा घूम चुके हैं. ठीक है, तो ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को अभी समझना है इस चैप्टर को जो कि बहुत ज्यादा प्रायोरिटी रखता है. ओके, तो आई होप यू अंडरस्टूड द कंप्लीट चैप्टर वेरी नाइसली. मेरे बाद आप लोग भी एनसीईआरटी पढ़ लेना, आप लोगों को और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा. ठीक है, मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर से.